हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। आप लोग अपने टारगेट यानी कि एसएससी जेईई 2025 को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं बल्कि आपके इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन को बूस्ट करने वाली है। आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट था, बहुत सारा कमेंट सेक्शन में कमेंट था, साथ साथ टेलीग्राम पे भी बहुत सारा कमेंट था कि अपने बारे में बताओ, आपने कहाँ से पढ़ाई की थी, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपका रूटीन क्या था। तो उसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो तैयार किया है। मानता हूँ ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, मैंने पहले ही इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया था, बट फैमिली के कारण यानी फैमिली के कुछ ट्रिप का प्लानिंग हो गया था जिस वजह से वीडियो बनाने में देरी हो गई। बट वो कहते हैं ना, देर आए बट दुरुस्त आए। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन से रिलेटेड होने वाली है। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है अबाउट मी, यानी कि मैं अपने बारे में बताऊँगा, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। इस वीडियो का सेकंड टॉपिक क्या होने वाला है, माई कॉम्पिटेटिव जर्नी, यानी इस जर्नी में मैंने कौन कौन सी एग्जामें दी थी वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है रोड टू रैंकर्स, यानी कि मैंने एसएससी जेईई 2024 को कैसे टारगेट किया, कैसे अप्रोच किया, मेरी प्लानिंग क्या थी, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, उस सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। फोर्थ टॉपिक क्या है, हाउ आई मैनेज्ड, सेम चीज़ मतलब मेरी स्ट्रेटजी, मैंने कैसे कॉलेज लाइफ को मैनेज किया, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को मैनेज किया, कॉलेज के बाद मेरी स्ट्रेटजी में कैसे चेंजेस आए, प्री को मैंने कैसे मैनेज किया, मेंस को कैसे मैनेज किया, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, माई रूटीन्स एंड प्लानिंग। तो आप लोग हमेशा पूछते रहते थे कि आपकी रूटीन क्या रहती थी, आप पूरे दिन को कैसे मैनेज करते थे कि इतना सारा आपने कवर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक था मेरा इंट्रोडक्शन, यानी कि अबाउट मी। तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरा नाम युवराज कुमार है। आप लोग ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके होंगे, बहुत सारे इंटरव्यू में देख चुके होंगे। मैं बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली काफ़ी छोटी सी है बट एक बेस्ट फैमिली है। इस फैमिली में 3 ही मेम्बर है, यानी कि मैं, माई मदर एंड माई ब्रदर, यानी कि बिग बी। नेक्स्ट है मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ, जहाँ पे मैं डिटेल्ड मैनर में मैं अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को डिस्कस करूँगा। तो दिस इज़ माई एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो 18 में मैंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया था, 20 में मैंने इंटरमीडिएट को क्लियर किया। इंटरमीडिएट के बाद मैंने डीसीसी का फॉर्म डाला था, यानी कि पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस का फॉर्म डाला था। तो डिप्लोमा करने या फिर इंजीनियरिंग करने का मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना है। ये करने का मेरा सिंपल सा यही पर्पस था कि जितना जल्दी हो सके मुझे कोई जॉब मिल जाए। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पाता हूँ तो किसी न किसी कंपनी में मुझे प्लेसमेंट मिल ही जाएगी, यानी कि कोई ना कोई कंपनी तो मुझे रिक्रूट कर ही लेगी। तो पॉलिटेक्निक करने का मेरा सिंपल सा यही पर्पस था, ताकि कम पैसों में कोई टेक्निकल डिग्री मेरे पास आ जाए या फिर टेक्निकल सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाए। तो 2020 में ही मैंने डिप्लोमा के एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी रैंक अप्रॉक्स 200 के आसपास थी। तो डिप्लोमा की मेरी सेशन 2020 से 2023 के बीच में रही थी, जहाँ पे मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया था फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। तो ये थी मेरी कंप्लीट एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैट्रिकुलेशन से लेकर के डिप्लोमा तक। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरी कॉम्पिटेटिव जर्नी, यानी कि इस जर्नी में मैंने कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, मैंने किस किस जनरल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो 2020 में मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ था। उसी ईयर मैंने इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, यानी कि XY ग्रुप का। बट अनफॉर्चुनेटली ये रिज़ल्ट कैंसिल हो चुकी थी, यानी कि अग्निवीर के आने के कारण ये रिज़ल्ट को कैंसिल कर दिया गया था, इस वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद मैंने 2023, यानी कि जब मैं डिप्लोमा के लास्ट ईयर में था, तो मैंने SSJEE 2023 का फॉर्म फिल किया था। बट इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहा कि मैं उस एग्जामिनेशन में एलिजिबल ही नहीं था, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का उस टाइम कट ऑफ जो डेट था वो 16 अगस्त का था। बट मेरा डिप्लोमा जो फाइनल हुआ था वो 15 अक्टूबर को हुआ था। तो मैंने प्री में अफेयर किया था, अच्छे मार्क्स भी था, EWS में एलिजिबल भी था, बट मैंने मेंस में अपेयर नहीं किया था क्योंकि मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही एलिजिबल नहीं था। तो कुछ लोगों का कमेंट आता था जो मेरे चहेते थे, यानी कि मेरे फेवरेट जो अनवांटेड पार्टिकल्स थे, उनका कमेंट आता था कि भाई तेरा तो सेकंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है। तो मैं उनको बता दूं कि 2023 में मेरा फाइनल रिजल्ट ही 15 अक्टूबर को आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एक कौन सा अटैम्प्ट था। आप साफ साफ देख सकते हो कि 2023 का जो क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट था वो 16 अगस्त का था,
और 15 अक्टूबर को मेरा रिजल्ट पब्लिश हुआ था। तो ये डेट काफ़ी है ये बताने के लिए कि मेरा ये कौन सा अटैम्प्ट था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने 2023 में अपीयर किया था, मैंने प्री भी क्लियर किया था EWS के कट ऑफ से, बट मैं वहीं से बैक ले लिया था क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम में एलिजिबल ही नहीं था। तो 2023 के बाद मैंने 24 में SSCI का फॉर्म फिल किया था। इसका रिजल्ट क्या रहा तो इसके रिगार्डिंग पूरा वीडियो है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 24 में ही मैंने RRB JEE को भी टारगेट किया था, यानी कि इसका भी फॉर्म फिल किया था, जिसके प्री में मेरा 71.55 मार्क्स था, यानी कि ऑलमोस्ट मैंने सारे डिपार्टमेंट के कट ऑफ को क्लियर कर रखा था। बट इस एग्जामिनेशन में मैंने मेंस में अपीयर नहीं किया था, क्योंकि मेंस में अपीयर करने का कोई मतलब ही नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट जो था वो ऑलरेडी मिल चुका था, यानी मुझे CPWD चाहिए था और ऑलरेडी मुझे मिल चुका था। तो किसी एक सीट को बर्बाद करना या फिर वेस्ट करना ये मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने मेंस में अपीयर नहीं किया था। तो अगर कुछ लोगों को डाउट है कि मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाता, तो आप लोगों को बता दूं कि SSC JEE का जो मेंस है वो मैं ऑलरेडी दे कर आ रहा था। टेक्निकल मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि मैं RRB के मेंस को ईजिली क्लियर कर सकूं, ये मुझे पता था, और मुझे पता है यानी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर सकता था। तो ये थी मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी। तो मेरी इस जर्नी की मदद से भी पता चल रहा है कि 2024 का SSC JEE एग्जामिनेशन ना ही सिर्फ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, बल्कि मेरे लाइफ का पहला वैलिड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी था। यानी कि 2020 में मैंने IAF का एग्ज़ाम दिया, वो वैकेंसी कैंसिल हो गया और रिक्रूटमेंट भी कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने 23 का एग्जामिनेशन दिया, उसमें भी मैं एलिजिबल ही नहीं था। तो SSC JEE 2024 ना ही सिर्फ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, बल्कि मेरे लाइफ का पहला वैलिड एग्जामिनेशन भी था, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माई जर्नी ड्यूरिंग कॉलेज, यानी कि कॉलेज टाइम में मैंने कैसे SSC JEE के प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, कैसे चीज़ों को मैंने मैनेज किया था, किस सेमेस्टर से मैंने चीज़ों को मैनेज करना शुरू किया था, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू किया था। इस सारी चीज़ स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा सेशन 2020 से 23 के बीच था। तो भले ही सेशन मेरा 20 से लेकर 23 तक था, बट कोरोना पीरियड के कारण ये सेशन 2021 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि 21 में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट ईयर मेरा सारा निकल गया कॉलेज लाइफ में, यानी कि कॉलेज लाइफ को समझने में, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में। यानी कि फर्स्ट ईयर में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ देखा ही नहीं, सेमेस्टर पे फोकस, कॉलेज लाइफ पे फोकस, बस इतना ही। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, आप लोग को भी बोलता हूँ कि लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, एंजॉय करना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, चिल करना भी ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ को आपको अवॉइड नहीं करना है, किसी भी चीज़ के लिए आपका नेक्स्ट बर्थ नहीं होने वाला है, यानी कि फिर से जन्म नहीं होने वाला है। तो आपको इसी लाइफ में एंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करना है, अपने टारगेट को भी अचीव करना है। तो फर्स्ट ईयर मेरा पूरी तरह से कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में निकल चुका था। नेक्स्ट था मेरा सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में आप लोग को पता ही होगा कि डिप्लोमा के थर्ड सेम से टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट किया था, यानी कि कॉम्पिटिटिव जर्नी को मैंने अपना शुरू किया था, यानी कि थर्ड सेम से मैंने चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया था। तो थर्ड सेम के स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले सर्च किया कि डिप्लोमा के बाद आखिर में कर क्या सकता हूँ। देन मैंने पाया कि SSC JEE का एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल जाती है, यानी कि डिप्लोमा के बाद आपको अगर 4200 ग्रेड पे की जॉब मिल रही है, लेवल 6 की जॉब मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ से SSC JEE का सिलेबस पढ़ना शुरू किया, मतलब सिलेबस को देखना शुरू किया, किस तरह लेवल का एग्जामिनेशन होता है, इसकी वैकेंसी कितनी आती है, इसका कट ऑफ कितना जाता है, इसके एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। तो मैंने SSC JEE के बारे में कंप्लीट नॉलेज, यानी कंप्लीट ओवरव्यू मैंने कंप्लीट कर लिया था थर्ड सेमेस्टर के एंड तक। यानी कि थर्ड सेम के एंड तक मेरे पास पूरा नॉलेज था कि SSC JEE एग्जामिनेशन होती क्या है, सिलेबस क्या है उसका, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या रहती है, वैकेंसी कितनी आती है, सारी चीज़ें मैंने थर्ड सेम के एंड तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद मैंने टेक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, यानी कि सारे ओवरव्यू के बाद, सिलेबस को समझने के बाद मैंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था अपने थर्ड सेम के एंड तक। तो इस स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब क्लासेस से प्रिपरेशन करना शुरू किया था, यानी किसी भी तरह का मैंने पेड क्लासेज नहीं किया था, पेड क्लासेज नहीं लिया था। तो यूट्यूब क्लासेस मैंने संदीप सर से शुरू किया था, इसके साथ साथ अमित सर, अमीजरवाला सर, जसपाल सर को भी मैं फॉलो करता था। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि मेरी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग का, टेक्निकल सिलेबस का अगर कोई पहले टीचर थे तो वो थे संदीप सर। इसके साथ साथ मैं अमीजरवाला सर एंड जसपाल सर को भी फॉलो करता था। तो थर्ड सेमेस्टर के एंड तक मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी को स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम यूट्यूब क्लासेज। और इसमें कौन कौन से टीचर्स थे, तो संदीप सर, अमीजरवाला सर एंड जसपाल सर। नेक्स्ट बात रही नॉन टेक की। तो नॉन टेक में मैंने साइंस का प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि साइंस वैसे भी टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी पढ़ने में अच्छा लगता है। तो साइंस का प्रिपरेशन मैंने किसी क्लासेस से शुरू नहीं किया था, मैं सिंपली लूसेंट का एक बुक आता है जनरल साइंस करके, उससे मैं अपना साइंस प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था।
यानी कि डेली 2-3 पेज पढ़ना, 3-4 पेज पढ़ना या फिर एक टॉपिक को कवर करना। इस तरह से मैंने साइंस को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ साथ मैंने हिस्ट्री को भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। आप लोगों को पता ही होगा कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है एंड हिस्ट्री में किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि सिंपली आप स्टोरी की तरह हिस्ट्री को सुनते जाओ एंड उसको समझते जाओ। तो हिस्ट्री के लिए मैंने खान सर को पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि खान सर का जो क्लासेज होती है आप फ्री टाइम में अच्छे से कर सकते हो। यानी कि आप अगर लेटे हुए आराम से रेस्ट कर रहे हो या फिर खाना बना रहे हो या किसी भी तरह का किसी काम में बिजी हो, तो उस टाइम पे अगर आप खान सर का क्लास कर रहे हो तो टाइम का काफ़ी अच्छा खासा मैनेजमेंट हो जाता है। यानी कि आप अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम बचा रहे हो। तो साइंस में मैंने लुसेंट बुक से साइंस को प्रिपेयर करना शुरू किया था। साथ ही साथ हिस्ट्री को मैंने खान सर से पढ़ना शुरू किया था। पढ़ना तो मैं नहीं बोलूँगा, बस मैं सुनना शुरू किया था। मतलब सिंपली इनका PDF मेरे पास था। हिस्ट्री का क्लासेस में सुनते रहता था। हिस्ट्री होती ही ऐसी है, आपको सिर्फ स्टोरी की तरह इसको सुनते रहना है और क्लास को सुनने के बाद आपको अच्छे से PDF से या फिर अगर आपने नोट बनाया है नोटबुक से आपको उसे पढ़ लेना है। इस तरह से आप हिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो 3rd सेम से लेकर के 5th सेम के एंड तक मैंने कंप्लीट अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया था। यानी कि मेरे पास कंप्लीट ओवरव्यू था अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट मेरे पास ओवरव्यू था कि हाँ कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना चैप्टर्स हैं। मतलब यूट्यूब क्लासेस से मैंने सारे टॉपिक को कवर कर लिया था। और आप लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब क्लासेस कुछ बाउंडेशन होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो 5th सेम के एंड तक मेरे पास कंप्लीट ओवरव्यू था मेरे सिलेबस का। साथ ही साथ जैसे ही मैं यूट्यूब क्लासेस करता था उसी के साथ साथ मैं SSC के PYQ को भी लगाते रहता था। इससे मेरे सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो जाता था, साथ ही साथ SSC का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता था। तो 5th सेम के एंड तक मेरे पास सिलेबस का कंप्लीट ओवरव्यू था, कंप्लीट नॉलेज था कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर चुका था। साथ ही साथ PYQ को भी मैंने कंप्लीट करके रखा था। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि यूट्यूब क्लासेस से आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, एक ओवरव्यू ले सकते हो अपने सिलेबस का। बट अगर आपको सीरियस में एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, अच्छे रैंक को लाना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक बार पेड कोर्स करना ही पड़ेगा या फिर बुक से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो जब मैं 6th सेमेस्टर में था तो मैंने अपने सिलेबस को फाइनल टच दिया था। इसके लिए मैंने अनअकैडमी को चूज़ किया था। यानी कि अनअकैडमी से मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया था। तो यूट्यूब क्लासेस से मैंने सारे सिलेबस का ओवरव्यू लिया 5th सेमेस्टर तक। 6th सेमेस्टर में मैंने प्रिपरेशन शुरू किया अनअकैडमी से और अपने सिलेबस को फाइनल टच दिया। साथ ही साथ आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मेरा SSC का PYQ कंप्लीट हो चुका था। मैंने IAS मास्टर से अपना SSC का PYQ कंप्लीट करके रखा था। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया। साथ ही साथ मैंने यूथ से प्रिपेयर करना शुरू किया, यानी कि प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो बाय द एंड ऑफ 2023 यानी कि 23 के एंड तक मेरा डिप्लोमा भी एंड हो चुका था एंड 23 दिसंबर तक मैंने अपने SSC का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया था। यानी कि 5th सेमेस्टर तक मैंने यूट्यूब क्लासेस अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एंड 23 के एंड तक मैंने पेड क्लासेस से भी अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। यानी कि जो मेरी स्ट्रेटजी थी कि डिप्लोमा के एंड होते ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो मेरी पूरी तरह से स्ट्रेटजी सफल रही। यानी कि 23 के एंड तक मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ मेरा प्रैक्टिस भी अच्छे खासा हो चुका था, क्योंकि मैं पहले ही SSC का PYQ लगा चुका था। टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, मतलब प्रैक्टिस करना शुरू किया था। साथ ही साथ मैं यूथ से भी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। तो 23 के एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो चुका था। तो ये थी मेरी कंप्लीट जर्नी ड्यूरिंग कॉलेज। यानी कि 21 यानी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने कॉलेज लाइफ को एंजॉय किया। 3rd सेमेस्टर में मैंने SSC का प्रिपरेशन शुरू किया, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन को शुरू किया। 5th सेम के एंड तक मैंने अपने यूट्यूब क्लासेस से सारे सिलेबस का ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया था। यानी कि सारे सिलेबस का ओवरव्यू मेरे पास था, सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू मेरे पास था। उसके बाद 6th सेमेस्टर में मैंने पेड कोर्स में इनरोल किया अनअकैडमी पे, जहाँ पे मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया था, फाइनल टच दिया था अपने सिलेबस को। साथ साथ मैंने SSC का PYQ भी लगा चुका था, टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया था और यूथ से भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। तो ये रही मेरी जर्नी ड्यूरिंग कॉलेज। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आई मैनेज कॉलेज प्लस SSC। यानी कि आप कॉलेज के साथ साथ SSC JEE को कैसे मैनेज कर सकते हो, यानी कॉलेज लाइफ के साथ साथ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला क्या है, वो है आपका गोल। मतलब सबसे पहले आपको अपने टारगेट को फिक्स करना है, अपने गोल को फिक्स करना है। मतलब अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आगे आपको करना क्या है। यानी कि अगर आप डिप्लोमा में हो तो सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको BTech करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देना है या फिर कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि सबका अप्रोच डिफरेंट होता है। अगर आपको BTech करना है तो आप सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई करो, अपने मार्क्स पे ध्यान दो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा सेमेस्टर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा
और अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो अपने मार्क्स पे ध्यान दो, अपने सेमेस्टर के मार्क्स पे ध्यान दो। कॉलेज में अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाओ, मतलब कॉलेज में अपना अच्छा इमेज बनाओ। नेक्स्ट, अगर आप बीटेक में हो तो आप ये डिसाइड करो कि आपकी एबिलिटी क्या है। मतलब आपको गेट या फिर ईएससी के लिए जाना है, या फिर एसएससी जेईई या फिर स्टेट ए के लिए जाना है। क्योंकि गेट ईएससी का सिलेबस पूरी तरह से डिफरेंट होता है, एक अप्रोच ही डिफरेंट होता है। एसएससी जेईई स्टेट ए का अप्रोच डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपको अपने गोल को सेट करना है, टारगेट को सेट करना है। इससे आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो अगर आप डिप्लोमा से हो तो आप ये डिसाइड करो कि बीटेक करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाना है या फिर प्लेसमेंट लेना है। बीटेक से हो तो आपको गेट ईएससी करना है या फिर एसएससी जेईई या फिर स्टेट ए पे फोकस करना है। नेक्स्ट है आपका सिलेबस। तो गोल डिसाइड करने के बाद सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए वो है आपका सिलेबस। यानी कि आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके एग्ज़ाम के बारे में। यानी कि उस एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, किस लेवल के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस क्या है, टेक का वेटेज कितना है, नॉन टेक का वेटेज कितना है, कटअप कितना जा रहा है, कटअप का ट्रेंड क्या है, लास्ट ईयर का कटअप क्या था, उसके पहले का कटअप क्या था, या फिर आगे चले कटअप क्या हो सकती है, वैकेंसी का क्या ट्रेंड है, क्योंकि वैकेंसी से भी कटअप डिसाइड होती है। ये सारी चीज़ें आपको सेकंड टारगेट में कंप्लीट करना है। यानी कि गोल को डिसाइड करने के बाद जैसे आपने एसएससी जेईई को टारगेट किया तो सबसे पहले एसएससी जेईई का सिलेबस कंप्लीट करो। यानी कि ये देखो कि सिलेबस में क्या क्या है, लेवल का एग्जामिनेशन क्या है, उसका कट ऑफ का ट्रेंड क्या है एंड वैकेंसी क्या रहती है। आपका थर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए वो है कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जी। यानी कि आपको ज़्यादा एग्जाम पे टारगेट नहीं करना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग जनरल कंपटीशन का मतलब क्या समझते हैं कि जनरल कंपटीशन के फील्ड में आ जाओ, इसके बाद आप जितना मन चाहे उतना एग्जामिनेशन दे सकते हो। मतलब कोई लड़का अगर टेक्निकल से है तो सीजीएल का भी एग्जामिनेशन दे रहा है, एमटीएस का भी दे रहा है, सीसीएसएल का भी दे रहा है, ईएससी का भी दे रहा है, गेट का भी दे रहा है और एसएससी जेईई का भी दे रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपकी पावर, आपकी जो एनर्जी है वह बाइफरकेट हो जाएगी। आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि हमेशा अगर आप टेक्निकल में हो तो किसी टेक्निकल एग्जाम को ही टारगेट करो, और एक साल में सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 एग्जामिनेशन, मतलब मैं तो मानता हूँ कि सिर्फ मैक्सिमम 2 एग्जामिनेशन को ही टारगेट करना चाहिए एक साल में। और वो भी वैसे एग्जाम होना चाहिए जिनका सिलेबस सिमिलर हो, जैसे एसएससी जेईई के साथ आरआरबी जेईई को आप टारगेट रख सकते हो। आपका फोर्थ अप्रोच क्या होना चाहिए वो है कॉम्प्रोमाइज़। यानी कि अगर आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को चुना है तो आपको सेमेस्टर या फिर कॉलेज लाइफ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यानी कि सेमेस्टर में अगर 2-4 मार्क्स कम आ रहे हैं, आप लोगों से कम परफॉर्म कर रहे हो तो ये चल सकता है। मतलब आप सेमेस्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, जैसा मैंने भी किया था। मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि मैं सेमेस्टर में बैक बेंचर था, तो मैं ऑलरेडी वहाँ पे था। क्योंकि सेमेस्टर में मैं काफ़ी ज़्यादा अनअवेलेबल रहता था, जैसे वाइवा हुआ या फिर सेमेस्टर के मार्क्स मेरे उतने अच्छे नहीं आते थे, मतलब 80% के आसपास आते थे। मतलब ओवरऑल एक एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स था। बट जनरली मैं सेमेस्टर को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता था, कॉलेज लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता था। तो अगर आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को चुना है तो सेमेस्टर में अगर आपका मार्क्स कम भी आ रहा है तो इसका कोई भी रोल नहीं है आपके एग्जामिनेशन में। यानी कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन में। तो आपका फोर्थ क्या था वो है कॉम्प्रोमाइज़। तो आप सेमेस्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है वो है आपकी प्रिपरेशन। तो देखो, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का कोई भी एक टाइम नहीं होता है, कोई भी एक डेट नहीं होता है। आप जितना जल्दी हो सके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं कि मैंने थर्ड से में स्टार्ट किया था तो आप भी थर्ड से में स्टार्ट करो, आप उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने लेट स्टार्ट किया है, यानी कि फोर्थ सेम में या फिर फिफ्थ सेम में स्टार्ट किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको जितना जल्दी हो सके अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। कभी भी इसका वेट नहीं करना चाहिए कि लास्ट सेम स्टार्ट करूँगा, फिफ्थ सेम स्टार्ट करूँगा, इस सेमेस्टर के बाद स्टार्ट करूँगा, उस सेमेस्टर के बाद स्टार्ट करूँगा। जब भी आपको लगे कि नहीं मुझे अब शुरू कर देना चाहिए तो आप शुरू कर दो। नेक्स्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। देखो, बात ऐसा है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए सबको सेम ही टाइम लगता है। मतलब अगर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर रहा है और अगर कोई थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर कर रहा है तो दोनों के लिए टाइम सेम ही लगता है। ऐसा नहीं है कि थर्ड अटैम्प्ट वाले ज़्यादा टाइम दिया या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट वाले ने कम टाइम दिया और कम टाइम में उसका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट वाले ने 6 मंथ में ही अपना उतना टाइम दे दिया है अपने लाइफ का जितना थर्ड अटैम्प्ट वाले ने अपने 3 साल के करियर में दिया था। तो आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको अपने प्रिपरेशन पे देना है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर रहे हो तो आपको 6 मंथ में उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना कोई लड़का थर्ड अटैम्प्ट में यानी कि 3 साल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दे रहा है। इसके साथ साथ आपको अपने कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं है कि मैंने थर्ड सेम में तो स्टार्ट कर दिया था बट फिफ्थ सेम में आते आते आप धीमा हो जाओ, यानी कि आपको लगे अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है, बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी तो आगे चल के 2 साल 3 साल के बाद एग्जामिनेशन होने वाला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको छोटे छोटे स्टेप के साथ धीरे धीरे ही सही
बट आपको अपने टारगेट की तरफ अप्रोच करते रहना चाहिए कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी के साथ। आपका नेक्स्ट अप्रोच है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है टारगेटेड एंड प्लान्ड स्टडी। देखो हम में जनरली क्या होता है कि हम लोग जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हम लोग हमेशा स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। बट आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि जर्नलिस्ट बनना है। जैसे मान लो किसी भी लड़का का अगर साइंस अच्छा है तो क्या करेगा, अपना 80% टाइम साइंस को ही दे रहा है, मतलब साइंस में वो PhD कर रहा है, मतलब उसमें स्पेशलिस्ट बन रहा है। बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है, इस तरह से आपको प्लान स्टडी करना है कि आप एक जर्नलिस्ट की तरह बिहेव कर सको। मतलब जिस प्रकार का वेटेज है, जैसे टेक का वेटेज ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम टेक को दो, रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा है, आप उसमें स्कोर भी कर सकते हो तो आप रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दो। जीके जिसकी मैं बात करूँ तो उसका वेटेज भी कम है, आप स्कोर भी कम कर सकते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही टाइम को उसको दो। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो सिलेबस के किसी टॉपिक पे या किसी पार्ट पे स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, बल्कि आपको पूरे सिलेबस में जर्नलिस्ट की तरह सोचना है। तो इस 7 अप्रोच के साथ आप अपने कॉलेज लाइफ एंड SSC JEE को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहला क्या था भाई, गोल। आप गोल डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। उसके बाद जो भी आपने डिसाइड किया है उसका सिलेबस आप लो, ओवरव्यू लो, उसका क्या एग्जामिनेशन का लेवल है, कटअप का ट्रेंड क्या है, वैकेंसी का ट्रेंड क्या है। नेक्स्ट है एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना, यानी कि आपको ज़्यादा एग्जाम पे फोकस नहीं करना है, आपको मैक्सिमम 1 से 2 एग्जाम को ही टारगेट करना है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़ करना, यानी कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चुना है तो आप सेमेस्टर के साथ अपने कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिपरेशन का स्टार्टअप, यानी कि जब भी आपको लगे कि प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए तो आप स्टार्ट कर दो, आपको कभी भी किसी भी डेट का वेट नहीं करना है। नेक्स्ट है आपकी कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी एंड टाइम का मैनेजमेंट। तो आपको अपनी कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी को बनाकर रखना है, धीरे धीरे ही सही। हर सेमेस्टर में 2-3 सब्जेक्ट ही कंप्लीट करो, बट धीरे धीरे सही आप लास्ट सेमेस्टर तक टिके रहो। नेक्स्ट है टारगेटेड एंड प्लान्ड स्टडी। आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, बल्कि एक जर्नलिस्ट की तरह सोचना है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जर्नी आफ्टर कॉलेज, यानी कि रोड टू प्री। तो लास्ट टॉपिक में मैंने बात किया था कि कैसे मैंने कॉलेज लाइफ में अपने प्रिपरेशन को मैनेज किया था, कैसे मैंने कॉलेज के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी मैनेज किया था। तो इस स्लाइड में मैं बात करूंगा जर्नी आफ्टर कॉलेज, यानी कॉलेज के बाद मैंने कैसे SSC JEE प्री को मैनेज किया। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 2023 के एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। पेड बैच से मैंने सिलेबस को कंप्लीट करके रखा था, साथ साथ मेरा PYQ भी हो रखा था। इसके अलावा मैंने रिवीजन तो कंटिन्यू रखा ही था। रिवीजन आपको कभी भी मिस नहीं करना है। रिवीजन को मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि रिवीजन को आपको साइक्लिक मोड में रखना है। इसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस को भी अपना कंटिन्यू रखा था, यानी कि PYQ का प्रैक्टिस तो मेरा हो ही चुका था, उसके साथ साथ मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, वहाँ से मैं प्रैक्टिस करता था। साथ साथ यूथ के AE का 2 वॉल्यूम आता था, उससे मैं प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू रख रहा था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि SSC JEE 2024 के प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जून में हुआ था। तो 24 में मेरे पास 6 to 7 मंथ का टाइम था अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो मैंने अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा कवरेज के लिए मैंने 2024 में PW का सब्सक्रिप्शन लिया था। उससे मैंने जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट था, जो भी एक्स्ट्रा कवरेज था, वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट किया था और अपने थ्योरी में यानी कि नोटबुक में सब चीज़ों को ऐड करता गया। चूँकि मेरा सिलेबस पहले से ही कंप्लीट हो चुका था तो PW से बैच को कंप्लीट करते टाइम मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, यानी कि 2 से 3 मंथ में मैंने सारे एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट कर लिया था। यानी कि इस 6 to 7 मंथ में मेरा ज़्यादातर फोकस था वो था मेरे रिवीजन पे एंड प्रैक्टिस पे। तो प्री का मेरा प्रिपरेशन था वो काफ़ी ईजिली हो चुका था, क्योंकि मैंने सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर रखा था, PYQ कंप्लीट करके रखा था, प्रैक्टिस भी मेरा अच्छा खासा हो रहा था एंड रिवीजन तो मैं कंटिन्यूसली करता ही हूँ। आज भी मैं फ्री टाइम में बैठा हूँ फिर भी मैं रिवीजन करते रहता हूँ। तो लास्ट के 1-2 मंथ मैंने मॉक लगाना शुरू किया, बट मेरा सारा रिकॉर्ड तो अच्छा है, बट मॉक के केस में मेरा रिकॉर्ड काफ़ी ही वीक हो जाता है, काफ़ी वर्स्ट हो जाता है, काफ़ी डल हो जाता है, क्योंकि अपने लाइफ में मैं मॉक में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। मतलब एक टेस्टोफोबिया की तरह था। जब भी मैं मार्क्स को देखता था, टाइम को देखता था स्क्रीन पे, तो मुझसे क्वेश्चन लगते ही नहीं थे। तो इसके लिए सिंपली मैंने क्या किया कि मैं टेस्ट को सबमिट करता गया एंड उसको अटेम्प्ट करते गया। मतलब जो भी मॉक टेस्ट होता था उसको मैं सबमिट कर देता था, जितना भी क्वेश्चन था उसको मैं अटेम्प्ट कर लेता था। जो भी उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था, जो भी एक्स्ट्रा उसमें इन्फॉर्मेशन आता था, वो सारी चीज़ों को मैं अपने नोटबुक में नोट कर लेता था। तो लास्ट के 1-2 मंथ में मैंने मॉक लगाना शुरू किया था, बट मॉक का परफॉर्मेंस मेरा काफ़ी ख़राब था। तो मैंने सिंपली मॉक को सबमिट किया एंड उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो इस तरह से मैंने प्री को ईजिली मैंने टैकल कर लिया।
टैकल करना ईजी भी था क्योंकि मेरा सिलेबस हो चुका था, रिवीजन हो चुका था, रिवीजन कंटिन्यू भी था एंड प्रैक्टिस भी कंटिन्यू था। तो प्री में मेरा फाइनल स्कोर काफ़ी अच्छा था, मतलब एक डिसेंट सा स्कोर था फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर मैं बात करूँ तो। मेरा रीजनिंग में 42.75 था, जीके जीएस में 25.25 एंड टेक्निकल में मेरा 70.5 स्कोर था। ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा फाइनल स्कोर 141.79 था, जो कि काफ़ी डिसेंट स्कोर था SSJE प्री में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्री टू मेंस, यानी कि प्री से मेंस तक के बीच की जर्नी, यानी मेंस को मैंने कैसे मैनेज किया। देखो 2024 में जो SSC का शेड्यूलिंग था एग्जामिनेशन करवाने का, वो काफ़ी मतलब पेचीदा सा था। मतलब जून में एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद मेंस का डेट वो लोग दे ही नहीं रहे थे, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था हम लोगों को कि डेट दे नहीं रहे हैं। ऐसे देखो जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास एग्जामिनेशन का डेट रहता है तो हम लोग अपने स्टडी को टारगेट कर पाते हैं, अपने टारगेटेड स्टडी को अप्रोच कर पाते हैं, बट हम लोग के पास टाइम नहीं था, तो इसका फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा खासा था। बट इसका प्रॉफिट भी था एंड लॉस भी था। लॉस यही था कि हम लोग के पास टारगेट नहीं था कि कितने मंथ में एग्जामिनेशन हुआ, मतलब अगले मंथ भी हो सकता है, उसके नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, या फिर 3-4 मंथ भी लग सकता है। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी थी एग्जामिनेशन डेट को लेकर। बट इसका फ़ायदा भी हुआ क्योंकि हमारे पास जून टू नवंबर यानी प्री टू मेंस हमारे पास 5 मंथ का टाइम मिल गया। चूँकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पढ़ना क्या है, सिलेबस को कैसे अप्रोच करना है, मतलब क्या है दोनों का सिलेबस डिफरेंट होगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। तो सारी चीज़ें मैंने 5 मंथ के टाइम में काफ़ी अच्छे से कर लिया था। तो शायद ये चीज़ आप लोगों को नहीं मिले, आप लोगों को शायद 2 से 3 मंथ का टाइम मिले। यानी ये जो प्री टू मेंस यानी कि जून से नवंबर के बीच का 5 मंथ का टाइम था, इसका एडवांटेज मैंने काफ़ी अच्छे से लिया था। नेक्स्ट है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ पेपर। देखो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 23 में सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुका था, एग्ज़ाम के पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका था। यानी 22 तक जो मेंस था वो कन्वेंशनल पेपर हुआ करता था, और 23 से क्या हो गया था कि मेंस जो है वह भी MCQ हो चुका था। तो हमारे पास उतना डाटा नहीं था कि किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या गेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ESC लेवल का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पेपर था। PYQ के नाम पे हमारे पास सिर्फ एक ही पेपर था, वो था 2023 का पेपर। तो काफ़ी पेपर की अनसर्टेनिटी थी हमारे पास कि क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या रहेगा। तो प्री से मेंस के बीच में काफ़ी अनसर्टेनिटी थी पेपर को लेकर। तो इसके लिए सिंपली मैंने मेंस के लिए अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखा। रिवीजन जो मैं पहले करता था अपने सारे सब्जेक्ट का, सारे नोटबुक से, वो मैंने रिवीजन को कंटिन्यू रखा। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था गुप्ता एंड गुप्ता का, ESC का, गेट का एंड YCT का एक मेंस करके आता है, मतलब जिसमें 4-5 या फिर 6 सेट दिया हुआ था, उसको मैंने अप्रोच किया। मतलब उसमें AJ लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ रहता था, काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते थे। तो रिवीजन तो मैं कंटिन्यू रखा ही था, और प्रैक्टिस में मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था वो था गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन प्रैक्टिस, ESC का, प्री का, गेट का मैंने कुछ क्वेश्चन लगाया था, मतलब जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने लगाया था। एंड नेक्स्ट था YCT के मेंस के पेपर का सेट। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का मेरा सिंपल सा जो पहले अप्रोच था सेम मेंस में ही अप्रोच था, मतलब टेस्ट को सबमिट करो एंड देन उसको सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। तो मैंने पहले ही बोला था कि एग्जामिनेशन डेट को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था हम लोगों के बीच, मतलब डेट आ ही नहीं रही थी। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, जून से लेकर नवंबर तक का टाइम था, मतलब 5 मंथ का टाइम था। तो मैं अपने एग्जामिनेशन को यानी कि अपने स्टडी को काफ़ी ज़्यादा टाइम देता था, तो मेरे पास काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम बच जाता था अपने प्रिपरेशन को लेकर। तो उसी टाइम शायद नोटिफिकेशन आ गया था RRB का। तो मैंने अपने प्रिपरेशन में यानी कि स्टडी के शेड्यूल में एक नया टॉपिक ऐड किया, वो था RRB का मैथमेटिक्स। क्योंकि जनरली देखो RRB और SSC का सिलेबस बिल्कुल सेम ही है, जो GK का GS का पोर्शन है वो सेम है, टेक्निकल का पोर्शन सेम है, बट एक्स्ट्रा जो पॉइंट आ जाता है वो है मैथमेटिक्स। तो मैंने सोचा क्यों ना RRB को भी टारगेट किया जाए, तो इसके लिए मैंने मैथमेटिक्स को अपने फ्री टाइम में ऐड करना शुरू किया। तो मेरा प्री से लेकर मेंस में चेंजेस बस इतना था कि प्रैक्टिस में मैंने गुप्ता एंड गुप्ता को ऐड किया, ESC को ऐड किया, गेट के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने सारे क्वेश्चन लगाए थे, बट हाँ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, 1 नंबर के क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने लगाया था। इससे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो रिवीजन है, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड YCT मेंस का पेपर सेट मैंने लगाया था। टेस्ट सीरीज का मेरा सेम ही अप्रोच था, एंड एडिशनल मैंने ऐड किया था वो था RRB का मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था। तो प्री से लेकर मेंस तक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सबसे बड़ा झटका था, वो था ये रिलेशनशिप का ब्रेकअप। बट ऐसा सच इसका कोई इम्पैक्ट मेरे लाइफ में पड़ा नहीं था, क्योंकि ये इसे मैं ब्रेकअप तो बोलता ही नहीं था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। क्योंकि जो महिला मित्र थी वो भी अपने लाइफ में बिजी थी, और मेरे पास भी अपना स्टडी था, टारगेट था कि नहीं मुझे किसी तरह से क्लियर करना है। तो मैं भी अपने लाइफ में बिजी था, वो भी अपनी लाइफ में बिजी थी, तो ऐसा चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था।
देखो, जब भी आप अपने स्टडी में बिजी रहते हो या फिर किसी अपने टारगेट में बिजी रहते हो, जब आपके पास एक मोटो होता है, एक गोल होता है, तो आपको ये चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती हैं। इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके लाइफ पे तब पड़ता है जब आप फ्री रहते हो। मेरी लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट तब पड़ा था जब मैं मेंस को क्लियर करके कुछ मंथ के लिए या फिर कुछ वीक के लिए जब मैं फ्री था। तो मैं मानता हूँ कि प्री से मेंस के बीच का एक डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, बट मैंने इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करके रखा था, तो इस चीज़ को भी मैं अच्छे से मैनेज कर पाया था। तो ऐसे भी कहते हैं ना कि हमारे यूपी बिहार में ब्रेकअप के बाद लोग यूपीएससी ही क्रैक करते हैं। तो यहाँ पे यूपीएससी नहीं बट एसएससी से ही वो मैंने क्रैक किया था। तो ओवरऑल प्री से मेंस तक का जो जर्नी था वो काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। तो मेंस में मेरा फाइनल स्कोर था, वो था 266, यानी कि मैंने 90 अटैम्प्ट किया था, जिसमें से 83 मेरा राइट था एंड 7 मैंने रॉन्ग अटैम्प्ट किया था। साथ ही साथ एमटीए की वजह से, यानी कि मार्क्स टू ऑल की वजह से, जो क्वेश्चंस में एरर थे उसकी वजह से मेरा टोटल मार्क्स था मेंस में वो था 266, यानी जो मेरा फाइनल स्कोर था, यानी कि मेंस का 266 एंड प्री का 141.79, इसको मिला करके मेरा जो ओवरऑल मार्क्स था वो था 407.79। तो इस मार्क्स के बेसिस पे मुझे CPWD डिपार्टमेंट मिला था, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में मेरा ऑल इंडिया रैंक 34 था एंड EWS में मेरा रैंक 4 था। तो ये थी मेरी कंप्लीट जर्नी फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू मेंस, यानी कि पहले मैंने कॉलेज लाइफ को कैसे मैनेज किया वो डिस्कस किया, कॉम्पिटिटिव जर्नी को डिस्कस किया, मैंने प्री को कैसे मैनेज किया, मेंस को कैसे मैनेज किया, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा रूटीन, कि मैंने चीज़ों को कैसे मैनेज किया, मैंने कैसे चीज़ों को अरेंज किया था, मेरी शेड्यूलिंग क्या थी। तो मेरी जो शेड्यूल थी, जो रूटीन थी, वो काफ़ी मतलब बच्चों की तरह नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह के 2 घंटे का ये चीज़ पढ़ा हूँ, फिर 2 घंटे के बाद नाश्ता करूँगा, फिर 2 घंटे बाद खाऊँगा, इतना घंटे सोना है, ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं था मेरा। मैंने सिंपली दिन को 4 पार्ट में बांट करके रखा था। एक था मॉर्निंग टाइम, एक था मिड डे यानी कि दोपहर का टाइम, इवनिंग का टाइम एंड नाइट का टाइम। तो जब मैं कॉलेज में था तो मॉर्निंग के टाइम में मैं हमेशा रिवीजन करता था, यानी कि सबसे पहले दिन की शुरुआत मैं रिवीजन से करता था। जो भी कल पढ़ा हूँ या फिर जो भी मैंने अब तक कवर किया है वो सारी चीज़ों को मैं रिवाइज करता था। नेक्स्ट है मिड डे टाइम, यानी कि दोपहर का टाइम, तो कॉलेज के लिए एंड सेमेस्टर के लिए होता था। अगर मैं कॉलेज गया तो ठीक है, अगर कॉलेज में नहीं गया तो किसी तरह से सेमेस्टर के जो सिलेबस था उसको मैं कवर करता था। नेक्स्ट है इवनिंग का टाइम, अगर मेरे पास अवेलेबल हो, क्योंकि इवनिंग के टाइम में क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, थोड़ा सा टाइम पास चलता है। तो अगर इवनिंग का टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उसे प्रैक्टिस के लिए या फिर रीजनिंग के लिए यूज़ करता था, क्योंकि इवनिंग का टाइम काफ़ी डल होता है, उस समय आपका जो माइंड होता है वो काफ़ी कम वर्क करता है। तो इसके लिए मैंने कुछ अट्रैक्टिंग चीज़ों को यूज़ किया था। जैसे प्रैक्टिस में तो आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहता है, रीजनिंग में थोड़ा सा माइंड आपका एक्टिव रहता है, तो इसीलिए इवनिंग के टाइम में मैंने प्रैक्टिस एंड रीजनिंग को चूज़ किया था। नेक्स्ट है नाइट टाइम, तो हमेशा नाइट टाइम में मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करता था, यानी कि जो भी मेरा सिलेबस था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उसे मैं कवर करता था, यानी कि थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करता था। यानी कि कॉलेज के टाइम मेरा रूटीन सिंपल सा यही था कि मॉर्निंग टाइम में रिवीजन करो, मिड डे टाइम में कॉलेज या फिर सेमेस्टर पर फोकस करो, इवनिंग टाइम अगर अवेलेबल हो तो प्रैक्टिस या फिर रीजनिंग के लिए था, एंड रात का समय यानी कि नाइट का टाइम सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अगर टाइम बचा तो प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है रूटीन फॉर आफ्टर कॉलेज, यानी कि कॉलेज के बाद का मेरा रूटीन क्या था, यानी कि जब मैं प्री में था। तो जैसे मेरा पहले रूटीन था कि मॉर्निंग में मुझे रिवीजन करना है, तो यहाँ भी मैं मॉर्निंग में रिवीजन ही करता था। नेक्स्ट है दोपहर का टाइम, तो दोपहर के टाइम मैंने सिलेबस को ऐड किया, यानी कि अपने थ्योरी पोर्शन को ऐड किया, मतलब थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करना मैंने शुरू किया, क्योंकि अब मेरे पास दो पोर्शन था, यानी कि एक टेक्निकल को भी कंप्लीट करना था और नॉन टेक को भी कंप्लीट करना था। तो मिड डे के टाइम में मैं 1-2 घंटे अपने नॉन टेक को देता था और जो बाकी का बचा हुआ टाइम मैं अपने टेक के सिलेबस को देता था। नेक्स्ट इवनिंग का टाइम, तो चूँकि मैं फ्री में था, कॉलेज लाइफ भी एंड हो चुका था, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो इवनिंग के टाइम को मैं होम ट्यूशन देता था, यानी कि बच्चों को पढ़ा लिया, इससे मेरा जो एक्सपेंस था वो मैनेज हो जाता था, यानी घर पे लोड नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट है नाइट का टाइम, तो नाइट के टाइम मेरे सिलेबस के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए होता था। नेक्स्ट है वो मेंस का टाइम, तो मेंस के टाइम में इतना टाइम अपने प्रिपरेशन को देता था कि आज मैं फ्री हूँ तो सोचता था कि इतना टाइम मैं कैसे दे पाता था अपने प्रिपरेशन को। यानी कि मेंस के टाइम मेरा सिंपल सा 3 ही काम था, एक था खाना, सोना एंड पढ़ाई करना, इसके अलावा चौथा काम मैं करता ही नहीं था। तो मेंस के टाइम को मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था अपने प्रिपरेशन को। तो मेंस के टाइम मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया था। इस लाइब्रेरी के टाइम को मैं 3 शिफ्ट में कंप्लीट करता था, यानी कि सबसे पहला शिफ्ट था वो था मेरा सुबह का शिफ्ट, यानी कि 7 से 10 या फिर 7 से 11 तक का, जिसमें मैं हमेशा रिवीजन करता था। चूँकि देखो प्री को मैं क्लियर करके याद रहा था, तो मेरे पास सिलेबस कंप्लीट था, प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो रखा था, तो मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता था वो था मेरे रिवीजन को, यानी रिवीजन को मैं 3 से 4 घंटे हमेशा देता ही था।
तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट था 7 से लेकर के 10 या 11 बजे तक, जिसमें मैं हमेशा रिवीजन करता था। नेक्स्ट था मेरा सेकंड शिफ्ट। तो सेकंड शिफ्ट में 1 से 5 देता था, जिसमें मैं हमेशा प्रैक्टिस करता था, यानी कि दोपहर से इवनिंग के टाइम में मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि सिलेबस का तो अब चिंता ही नहीं था, क्योंकि सिलेबस मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुका था। मैंने यूट्यूब से कंप्लीट करके रखा था, अनअकैडमी से कंप्लीट करके रखा था, PW से कंप्लीट करके रखा था, तो सिलेबस का तो कोई चिंता था ही नहीं। तो फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि सुबह के टाइम में मैं रिवीजन करता था, दोपहर के टाइम में मैं प्रैक्टिस करता था। नेक्स्ट है मेरा थर्ड शिफ्ट, जो कि 6 से 8 2 घंटे का रहता था, जिसमें मैं फोकस करता RRB पे, यानी कि मैथमेटिक्स उसका हो गया, या फिर कुछ जनरल नॉलेज का पार्ट जो था वो मैं कंप्लीट करता था। और मेरा लास्ट का शिफ्ट था वो था मेरे रूम पे, यानी कि 10 से 11 1 घंटे का मैं टाइम देता था अपने रूम पे। वो था मेरा रिकॉल ऑफ नोटेड पॉइंट, यानी रिवीजन करते टाइम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था, कोई भी डिफिकल्ट फार्मूला मिलता था, उसे मैं रिकॉल करता था। इसके अलावा प्रैक्टिस के टाइम या फिर टेस्ट सीरीज़ के टाइम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था, जो उसे मैं नोट कर लेता था और उस नोटेड पॉइंट को मैं रिवाइज करता था। तो ये थी मेरी शेड्यूलिंग मेंस के टाइम। फर्स्ट शिफ्ट में रिवीजन, सेकंड शिफ्ट में प्रैक्टिस, थर्ड शिफ्ट में RRB को देता था, एंड अपने रूम पे 1 घंटा देता था अपने नोटेड पॉइंट को रिकॉल करने के लिए। तो ये थी मेरी रूटीन ड्यूरिंग कॉलेज, आफ्टर कॉलेज एंड ड्यूरिंग मेंस। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है वही मेरी जर्नी का सपोर्ट, मोटिवेशन, एंड किसने इस जर्नी में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, यानी किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो इसके लिए मैं हमेशा 3 नाम लेता हूँ। वो है माई मदर, यानी कि मेरी मम्मी, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। यानी इस जर्नी में कैसा भी सिचुएशन हो, अप्स हो डाउन्स हो, उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज ही किया है। एज ए फ्रेंड वो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहती थी, हमेशा अच्छे गाइड देती थी कि क्या करना है, अगर कुछ हुआ नहीं हुआ तो क्या करना है, मतलब किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं देती थी, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, वो सारी चीज़ें हमेशा आगे रहती थी। नेक्स्ट है वो है मेरे प्रिय मित्र, यानी कि विक्रम चौहान। इनका जो सपोर्ट था, इनका जो रोल है मेरी लाइफ में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आज भी मेरा अगर कॉल हिस्ट्री कोई देखेगा तो सिंपल सा डेली का मेरा कॉल रूटीन में मेरी मम्मी का कॉल एंड विक्रम का कॉल हमेशा रहेगा ही। तो विक्रम ने काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे, मतलब एज ए फ्रेंड नहीं, एक एज ए ब्रदर इन्होंने सपोर्ट किया था। मतलब किसी पॉइंट पे जब भी मैं डिमोटिवेट रहता था, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं किसी चीज़ में फेल हो रहा हूँ, तो काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरी इस जर्नी में। तो मेरी इस जर्नी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल था वो था मेरी महिला मित्र का। भले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका था, बट इनका जो उससे पहले का जो रोल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मतलब ये हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी, हमेशा मुझे इनकरेज करती थी, चाहे वो सपोर्ट करना हो चाहे वो मोटिवेट करना हो, ये हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। तो ये 3 लोगों का हमेशा मैं इंडेप्टेड रहूँगा, मेरी मदर, मेरे प्रिय मित्र एंड मेरी महिला मित्र। इसके अलावा थैंक्स टू ऑल एजुकेटर्स एंड माई इकोसिस्टम। देखो, जब भी आप एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करते हो तो आपका तो रोल होता ही है, आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनका रोल तो होता ही है, इसके साथ आपके पूरे इकोसिस्टम का रोल होता है, यानी कि आपके दोस्त यार कॉलेज सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है स्पेशली अगर मैं किसी टीचर से कनेक्टेड रहता था, किसी एजुकेटर से कनेक्टेड रहता था जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इनकरेज किया, वो थे सौरभ पांडे सर एंड अमी जरोला सर। तो ये थी मेरी कंप्लीट जर्नी बिफोर क्रैकिंग SSC 2024 एंड स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 34। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी और आपके शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। पहला ऑप्शन है हाउ टू मैनेज SSC JEE प्लस RRB JEE टुगेदर, मतलब SSC JEE एंड RRB JEE को एक साथ कैसे मैनेज करें। और सेकंड टॉपिक है प्री एंड मेंस को एक साथ कैसे मैनेज करें। तो जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो आप अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए।